आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 5। चैप्टर 5 का ये चैप्टर 5 क्या है? वैदिक सभ्यता है। तो जो वैदिक सभ्यता का हम लोग पूरा वैदिक सभ्यता पूरा कंप्लीट हो गया था। और वैदिक सभ्यता कंप्लीट होने के बाद हमने क्या कहा था कि चैप्टर कंप्लीट जैसे ही होगा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद मॉडल सेट। तो पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में आपको मदद करेंगे। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर याद हो जाएंगे तो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं सब इन्फॉर्मेशन है ना लिखते हैं कि उसी मतलब आलतू फालतू तो बात लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं? वही बातें लिखते हैं जो ऑब्जेक्टिव वाला बातें रहता है, उससे रिलेटेड बातें लिखते हैं। मान लीजिए वैदिक सभ्यता के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया कि ऋग वैदिक, मान लीजिए ऋग वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन की विवेचना करें, तो उसमें क्या बात लिखा जाएगा? ऋग्वेद की ही बातें लिखी जाएगी कि मतलब ऋग्वेदिक काल में लोग कैसे थे, क्या थे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो वही ऑब्जेक्टिव याद करने से दो को फायदा होता है, एगो तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, दूसरा जो सब्जेक्टिव जब हम आंसर लिखते हैं तो वो सब इन्फॉर्मेशन जो होता है वो सब्जेक्टिव में डालने में काम आता है। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ क्या होता है? तो पहला नंबर ऑप्शन है किताब, मतलब ए नंबर ऑप्शन है किताब, बी नंबर है ज्ञान, सी नंबर है ग्रंथ और डी नंबर है उपन्यास। क्या होता है ये वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ आप लोगों को पहले भी बताया ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अब वेद को देखिए, वेद हो गया तो वेद को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य, ध्यान रखिएगा, श्रुति साहित्य भी कहते हैं, क्योंकि शुरू में वेद को सुन कर याद किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि वेद को श्रुति साहित्य यानी वेद को किस नाम से और जाना जाता है, तो उसको श्रुति साहित्य कहते हैं। और इसका ऑप्शन जो ऑप्शन बी है ज्ञान, ये इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया, यानी वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को बांटा गया है 2 भागों में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। अब देखिए वैदिक काल को 2 भागों में, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता बात एक ही हुआ। तो जो वैदिक काल था कब से कब तक था, इसका इस भी थोड़ा सा समझ लीजिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है। वैदिक काल ये था 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, यही तक था ना, 600 ईसा पूर्व तक। इसके 2 कालों में इसको विभाजित किया गया। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब देखिए इसका समय कब से कब तक था? 1500 से 1000 और इसका 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व में, ये भी ईसा पूर्व में ही है, ये भी ईसा पूर्व में ही है। तो ये इतना तक था। 2 भागों में बांटा गया। शुरू वाला को ऋग वैदिक काल कहते हैं और बाद वाला को उत्तर वैदिक काल, क्योंकि शुरू में किस वेद की रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो ये इसका आंसर हमें लगता है सही होगा। और आप लोग ये क्वेश्चन ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की बातें किस ग्रंथ से मिलती है? जो ऋग्वेद की बातें अन्य किस ग्रंथ से मिलती है, मतलब कौन सी ग्रंथ एक और है जिससे ऋग्वेद की बातें मिलती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अफगानी, ऑप्शन बी ईरानी, ऑप्शन सी यूनानी और ऑप्शन डी जापानी। मतलब किस देश की ग्रंथ से मिलती है? तो ये हो जाएगा ईरानी ग्रंथ से मिलती है। ईरान के जो ग्रंथ है वहां उसका नाम है अवेस्ता, ध्यान रखिएगा, अवेस्ता। उससे अधिकतर बातें मिलती है। ऋग्वेद की जो बातें हैं, मतलब ऋग्वेद की बातें इसमें वर्णित मिलती है कि हाँ, मतलब तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा उसी समय का ये भी ग्रंथ रचा गया होगा या बाद में भी रचा गया होगा, तो यही लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरानी हो जाएगा। अवेस्ता ग्रंथ का नाम ध्यान रखिएगा, ग्रंथ का क्या नाम है, उससे मिलता है ऋग्वेद की बातें, अवेस्ता। ये भी पूछ दिया जाता है ऋग्वेद की बातें किस ग्रंथ से मिलती है, तो अवेस्ता, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे? मतलब ये किसने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से? ऑप्शन ए है गंगानाथ झा, ऑप्शन बी है गॉर्डन चाइल्ड, ऑप्शन सी है मैक्स मुलर और ऑप्शन डी है वो बाल गंगाधर है। तो बताइए किसने कहा था कि जो आर्य है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे? किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर ने क्या कहा था कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि व्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? जो व्यास नदी है उसका प्राचीनतम नाम क्या है?
ऑप्शन ए है बिपाशा, ऑप्शन सी है परुष्णी, ऑप्शन डी है विस्तता और ऑप्शन डी है गोमल। तो ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या है बताइए। तो हम बहुत अच्छा से बताए थे और एक चार्ट भी बनवाए थे, चार्ट बनाकर भी बोले थे कि लिख लीजिए अच्छा से, उसमें बताए थे कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो बताइए क्या नाम है। तो ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम बिपाशा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुंजावत चोटी, मुंजावत चोटी जो है वो किस ग्रंथ में आता है। मुंजावत चोटी का नाम किस ग्रंथ में आता है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो मुंजावत जो चोटी है उसका नाम आता है ऋग्वेद में। ये हिमालय की एक चोटी है, ध्यान रखिएगा, हिमालय की एक चोटी है जिसका नाम किसमें आता है, ये ऋग्वेद में जिसका नाम आता है और एक प्रसिद्ध उस समय की चोटी थी। तो ये मुंजावत जो चोटी है वो किसकी वो मुंजावत जो चोटी है वो किसकी चोटी है, हिमालय की। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ दिया जाता है और किस ग्रंथ में इसका नाम आता है, ये ऋग्वेद में। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे, ये किसने कहा था। ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है गंगानाथ झा, ऑप्शन डी है गॉर्डन चाइल्ड, ऑप्शन सी है गॉर्डन चाइल्ड और ऑप्शन जो डी है वो बाल गंगाधर। तो ये किसने कहा था, मैक्स मुलर ने कहा था कि ये जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का मतलब समझते हैं कौन सा क्षेत्र होगा, ये अपना भारत हो गया, ये भारत हो गया और यहाँ पर ईरान वाला जो क्षेत्र है ना वो मध्य एशिया को कहते हैं। वो ईरान इराक वाला जो इधर आसपास वाला क्षेत्र है ना ये मध्य एशिया में आता है। तो वो किसने कहा था, मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ध्यान रखिएगा, किसने कहा था, वो मैक्स मुलर ने कहा था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि गोमल, गोमल किस नदी का प्राचीनतम नाम है। गोमल जो है वो किस नदी का प्राचीनतम नाम है। तो ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है गोमती और ऑप्शन डी है सरस्वती। तो ये भी याद करने के लिए दिए थे। तो ये है गोमती नदी का नाम, गोमल, गोमल गोमती, ध्यान रखिएगा, गोमती नदी का नाम ही गोमल है। तो हमें लगता है समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था। मतलब आर्य का प्रिय पशु कौन था या आर्य का प्रिय पशु क्या था। तो ऑप्शन ए है घोड़ा, बी है बकरी, सी है भेड़ और डी है गाय। तो ये आर्यों का प्रिय पशु कौन था, गाय था। आर्य का प्रिय पशु गाय, वो गाय को ही प्रिय मानते थे। और सबसे उपयोगी पशु कौन था, वो था घोड़ा। ध्यान रखिए, उपयोगी पशु में आ जाएगा तो घोड़ा और प्रिय पशु गाय। अगला है आयस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। आयस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है सोना। तो ये कांसा के लिए आयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।